Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, I will be explaining all the important provisions of the Probation of Offenders Act 1958, which is the very much subject coming in the judicial examinations of Rajasthan Judicial Services 2024. So I have summarily read this act many of times and has pointed out many things for the like the students who will going to give the exam. So no problem. I'm also giving the exam this year of Rajasthan Judicial Services. So I will be reading the all of the provisions of the Probation of Offenders Act in English and will thoroughly be interpreting, translating all the text of the Probation of Offenders Act in Hindi for you. And believe me, these interpretation and these translation what I am teaching to you in Hindi will able to score you 2 to 3 marks in the Rajasthan Judicial Services in the preliminary test examinations for sure. So इन विच सीक्वेंस जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ रहा हूँ आप भी उसी सीक्वेंस में इसको पढ़िएगा, और जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितना मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट में पढ़ के इंग्लिश में, तो आप उतना ही पढ़ लीजिएगा. आपको 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में राजस्थान के प्री के पेपर में. सो अब हमने सबसे पहले ये जानेंगे कि राजस्थान में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कौन सी डेट को एनफोर्समेंट में आया था, क्योंकि इंडिया के हर राज्यों में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अलग अलग डेट को एनफोर्समेंट में आया था. तो राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को ये एनफोर्समेंट में आया था. सो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2. सेक्शन 1 में कुछ नहीं है, बस ये बोलता कि ये ऑल ऑफ इंडिया में लगता है और कुछ नहीं बोलता. सेक्शन 2, अब हम सेक्शन 2 में भी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2B की, जो कि बोलता है प्रोबेशन ऑफिसर. प्रोबेशन ऑफिसर को हम हिंदी में बोलते हैं परिवीक्षा अधिकारी. मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज एज सच अंडर सेक्शन 13. तो बोला गया है परिवीक्षा अधिकारी एक वह अधिकारी होता है जिसको कि नियुक्त किया जाता है या जिसको कि पहचान दी जाती है कि वह परीक्षा अधिकारी है, और सेक्शन 13 में इसकी सारे फर्दर एलोबरेट कर रखा है इसको परीक्षा अधिकारी को. तो हम सीधा अब सेक्शन 13 में निकाल लेंगे, तो हम सीधा प्रोबेशन ऑफिसर को पढ़ ही लेंगे कि क्या है प्रोबेशन ऑफिसर. सो सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफिसर्स, सब सेक्शन 1. अब प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी, तो एक परिवीक्षा अधिकारी इस कानून के तहत वो होगा जो नीचे बता रहा हूँ. ए, अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक व्यक्ति जिसको नियुक्त किया है परिवीक्षा अधिकारी बनने के तौर पे किसने, राज्य सरकार ने, और रिकॉग्नाइज एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज पहचान दी है किसने, राज्य सरकार ने. किस रूप में, परिवीक्षा अधिकारी के रूप में. बी, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक राज्य सरकार ने एक सोसाइटी को रिकॉग्नाइज कर रखा है, एक सोसाइटी को पहचान दे रखी है, और उस सोसाइटी ने एक व्यक्ति मुहैया करवाया है जिसको कि हम बना देते हैं प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी. सी, इन एनी एक्सेप्शनल केसेस, कह रहा है कोई अगर 100 में से कोई एक केस आ जाता है, एक मुकदमा ऐसा आ जाता है जो कि एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उसमें क्या होता है, एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो अदालत की राय में इस फिट टू एक्ट, जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त है कार्य करने के लिए एज अ प्रोबेशन ऑफिसर, किस चीज़ के लिए, परिवीक्षा अधिकारी के लिए, इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस मुकदमे के स्पेशल हालातों में, तो हम उस अन्य व्यक्ति को भी प्रोबेशन ऑफिसर उस नियुक्त कर देंगे, परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर देंगे. अब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, अ कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर, तो जो अदालत एक ऑर्डर पास करती है अंडर सेक्शन 4. अब इसके बाद हम सेक्शन 4 को ही पढ़ने वाले हैं. तो सेक्शन 4 में और कुछ ऑर्डर पास नहीं होता, रिलीज के ऑर्डर पास होते हैं ऑन कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर. ओके, तो बोलता है अ कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, जो अदालत ऑर्डर पास करती है सेक्शन 4 के 1 में, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जिला अधिकारी उस जिले का, इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिसाइड, जिसमें अपराधी टाइम के दरमियान रह रहा है, जो कि छूटा था सेक्शन 4 के तहत, जिसको छोड़ा गया था, रिलीज किया गया था. मे एट एनी टाइम, वो या तो वो अदालत जिसने ऑर्डर पास किया था या वो जिला अधिकारी किसी भी टाइम अपॉइंट एनी प्रोबेशन ऑफिसर इन द प्लेस ऑफ अ पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर. तो कह रहा है अब जिला अधिकारी और वह अदालत किसी और अन्य व्यक्ति को प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी बना देंगे उस व्यक्ति के प्लेस पर, जो कि ऑर्डर, जो कि निगरानी का ऑर्डर, सुपरविजन ऑर्डर कोर्ट ने दिया था किसी सेक्शन के अंतर्गत, अब उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जिला अधिकारी और वो कोर्ट अब नया एक व्यक्ति जिसको बोलेंगे प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी, नए को अपॉइंट कर देगा. ये सब सेक्शन 2 13 का 2 बोलता है. अब 13 के 2 की एक्सप्लेनेशन बोलती है, कह रहा फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू अ डिस्ट्रिक्ट. तो वो बोल रहा है इस धारा को समझने के लिए समझ लो, जो एक प्रेसिडेंसी टाउन होता है, ये बॉम्बे, अहमदाबाद, ये गुजरात वाले जो CRPC में दिए हुए हैं 4 जो टाउन्स हैं, उसको आप डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए. और बोल रहा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट, जो उनमें जो CGM होता है, चीफ जो मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जो जज होता है, उसको आप मान लीजिए कि वो जिला अधिकारी है.
सीधा सीधा ये बोलता है। अब हम सीधा सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से लेंगे सीधा सेक्शन 4 में, जो कि बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये बोलता है अदालत की शक्ति कि वह छोड़ सकती है उन अपराधियों को, और क्या कहकर कि परिवीक्षा के आधार पर कि तुम अपना अच्छा व्यवहार रखना। तो 4 का 1 बोलता है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कह रहा है जब भी कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है, उसने किसी अपराध की घटना की है और उसको दोषी भी पाया जाता है, कह रहा है पर वो अपराध मृत्यु और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कह रहा है उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, ना उसकी मृत्यु होनी चाहिए, उनके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी उसको पनिशमेंट मिली हो, सज़ा मिली हो। एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन डेट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस की, और वो अदालत जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, अब वो अदालत इस निर्णय पे पहुंच चुकी है, उसकी यह राय है हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस कि मुकदमे के हालात को देखते हुए, जो उसके सामने अदालत के सामने उस व्यक्ति का मुकदमा था, जो जो फौजदारी मुकदमा था, उसके हालात को देखते हुए इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, और क्या किस श्रेणी का वो अपराध था उस व्यक्ति का, उस अपराधी का, एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, और जो अपराधी था उसका कैसा चरित्र है। इट इज़ एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। यह जरूरी हो गया है कि अब उस अपराधी को छोड़ दिया जाए उसके अच्छे चाल चलन की वजह से। देन नॉट व्हेन स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन्फोर्स। अब बोल रहा है सब कुछ भूल जाओ कि दूसरे लॉ में क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है, उसको सब कुछ भूल जाओ, बस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में जो लिख रखा है उसे याद करो। सो बोला हुआ है द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, तो बोल रहा है अब अदालत उसे सजा नहीं देगी, जेल नहीं कटवाएगी एक बारी में ही, तो क्या करेगी बदले में, क्या करेगी टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही विल रिलीज ऑन एजेंटिंग एंड बॉन्ड। तो बोल रही थी जिस अपराधी को सजा करने वाली थी ना, उस अपराधी को छोड़ देगी किस पे, एक मुचलके पे, उससे एक मुचलका भरवाएगी विद या विदाउट शॉर्टेज। किन्हीं गवाहों जो उनको जो शॉर्टेज होती है कि भाई मैं अदालत में खड़ा होकर शॉर्टेज देता हूँ कि ये कुछ भी ये भागेगा नहीं, ये अपराधी कुछ भी नहीं करेगा, मैं अगर कुछ करेगा तो मैं दोषी हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मैं गारंटर हूँ इसका, ठीक है। वो तो कह रहा है टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन की मैं आ जाऊँगा और जब आप मेरे को बुलाओगे, अभी तो मेरे को छोड़ो, जब आप मेरे को बुलाओगे तो मैं सज़ा काटने आ जाऊँगा। तो बोल रहा है अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सिंग 3 years। कह रहा है 3 साल तक के लिए मेरे को अदालत आप छोड़ रहे हो, और 3 साल के बाद आप जब मेरे को बुलाओगे 3 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले मैं आ जाऊँगा। सो ये कह रहा है आपका 4 का 1, और बोला एज द कोर्ट में डायरेक्ट, और जैसे भी अदालत निर्णय ले ले उसकी तरह से मानना पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। और 4 के 1 में सीधा सीधा ये रिक्वायरमेंट है, कंडीशन पहले ही है कि जैसे ही आप उस 3 साल के पीरियड में छुटे रहोगे, बाहर रहोगे, रिलीज ऑन गुड कंडक्ट में अच्छे व्यवहार के चलते हुए, तो आप शांति भंग नहीं करोगे और अच्छा व्यवहार बनाए रखोगे। ये आपकी कंडीशन है प्रेसिडेंट छूटने से पहले ही। ये 4 का 1 बोलता है। अब 4 के 1 का प्रोवाइजर बोलता है provided the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercise jurisdiction or which the offender is likely to live। कह रहा है मुचलके में जो उस अपराधी ने जो छूटने वाला है, जो इसको रिलीज करने वाला है वो अदालत, और जो उसका श्योरिटी है, जब तक जो कोर्ट छोड़ने वाला है, जो अदालत छोड़ने वाला है, वो जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, पूर्ण तरीके से संतुष्ट ना हो जाए कि जो ये अपराधी छूटने वाला है इसके पास कोई पक्की जगह है रहने के लिए, इसका कोई घर है, या इसके पास कोई ऐसा काम काज है जो ये पक्के तौर पे करता है, और उस अदालत के क्षेत्रफल के अंदर या फिर उस अदालत के या फिर उस एरिया के या उस क्षेत्रफल में जिसमें जो उसने मुचलके में जो जब अपनी जगह जो उसने अपना एड्रेस भरा है, तो कोर्ट ये संतुष्ट भी होगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा पहले कोर्ट को। ये 4 के 1 का प्रोवाइजर बोल रहा है। सॉरी, अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। कह रहा है जो अभी मैंने सबसेक्शन 1 की गाथा बताई, उसमें कोई भी ऑर्डर निर्णय देने से पहले, मतलब रिलीज होगा या नहीं होगा अपराधी, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न रिलेशन ऑफ द केस। तो कह रहा है कोर्ट, तो अदालत जो प्रोबेशन ऑफिसर परिवीक्षा अधिकारी है, जो हमने सेक्शन 13 में अभी पढ़ा था उसके बारे में, उसने कोई रिपोर्ट बनाई है किस संदर्भ में, उस अपराधी के संदर्भ में, उसके चाल चलन के संदर्भ में, उसके दिमागी हालत के संदर्भ में, उसके सराउंडिंग, उसके घर के वातावरण के संदर्भ में। तो कह रहा है उसको भी कंसिडरेशन में ले लेगी, उसको भी पढ़ेगी एक बार, यूँ ही नहीं है कि उसको वैसे ही छोड़ देगी अपराधी को, कह रहा है पढ़ेगी उसकी वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी। ये आपका 4 का 2 बोलता है। 4 का 3 बोलता है where an order under subsection 1 is made, the court, if it is of opinion that the interest of offender and the public is expedient to do, in addition pass a supervision order। कह रहा है अदालत को अगर यह लगता है कि जो सबसेक्शन 1 में उस ऑफेंडर को रिलीज कर रही है, तो यह जरूरी हो गया है कि भाई अपराधी के हित में और जनता जनार्दन पब्लिक के हित में एक ऑर्डर और पास कर देना चाहिए, जिसका नाम है सुपरविजन ऑर्डर। मतलब
वो सुपरविजन ऑर्डर कि निगरानी का ऑर्डर भी पास कर देना चाहिए, और कौन निगरानी रखेगा उसकी, उस ऑफेंडर की प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी उसकी निगरानी रखेगा। डायरेक्टेड द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, और निर्देश दे दिया जाएगा कि तुम जो अपराधी हम तुम्हें रिलीज कर रहे हैं, तुम निगरानी में रहोगे किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी की। नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, कह रहा है 1 साल तक तो रहना ही पड़ेगा, जो उसमें ऑर्डर मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 साल तक तो रहना ही पड़ेगा अपराधी को प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में। उसके बाद तो 3 साल तक तो कभी भी कितने का भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। ये आपका 4 का 3 बोलता है। अब 4 का 4 क्या बोलता है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 बोलता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन शैल इंक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही रिलीज टू एंटर इनटू बॉन्ड। कह रहा है सुपरविजन ऑर्डर का पास करने से पहले भी कोर्ट मांग लेगी, अदालत मांग लेगी अपराधी से कि तुम दोबारा एक बॉन्ड भरो, और उस बॉन्ड में क्या लिखो, टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, कि तुम नियम अनुसार जो शर्तें हैं इस सुपरविजन ऑर्डर की उसे फॉलो करोगे, उसका उल्लंघन नहीं करोगे। एंड सच एडिशन कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंट, और अन्यथा और भी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं कि तुम विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, किस संदर्भ में, कि रेजिडेंस जो तुम्हारा घर है वही रहेगा जो तुमने लिखा हुआ इसमें ऑर्डर में, इसमें अपने मुचलके में, बॉन्ड में। एब्सटेनेंस फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, की नशीले पदार्थों से दूर रहोगे, कोई भी नशा नहीं करोगे, ये भी आप ये कंडीशन एक्सेप्ट करो तभी आपको छोड़ेंगे, और सुपरविजन ऑर्डर में ये लिखा होगा। और एनी अदर मैनर्स में भी कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, या और भी कोई मुद्दा है जो कोर्ट, जिसको कोर्ट लगता है, जो कोर्ट समझता है कि ये तो भाई हालात पे फिट बैठ रहा है, तो वो कोर्ट ऑर्डर कर देगा उस सुपरविजन ऑर्डर में। तो कह रहे कंसिडर फिट टू इम्पोज फॉर प्रिवेंटिंग अ रिपीटेशन ऑफ सेम ऑफेंस, जो भी कोर्ट को उचित लगता है, अदालत को उचित लगता है कि ये हमें कंडीशन इस पे अपराधी पे लागू करनी चाहिए, ताकि ये आगे कोई भी सेम इसी तरह का अपराध ना करे या कोई अन्य तरीके का अपराध ना करे। अब सेक्शन 4 का 5 क्या बोलता है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 बोलता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3, जो अदालत सुपरविजन ऑर्डर सब सेक्शन 3 में मेड कर रहा है, शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्डर। तो कह रहा है अपराधी को वो कंडीशन जो शर्तें वो लगा रहा है ना वो अदालत, तो उसको अपराधी को जरूर बताएगा कि मैं क्या शर्तें लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और एक्सप्लेन करेगा, अच्छे से बताएगा, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रहनी चाहिए अपराधी को। एंड शैल फोर्थ विथ फर्निश 1 कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स द शॉर्टी, और कह रहा है जल्द से जल्द एक नकल उस सुपरविजन ऑर्डर की, उस निगरानी के ऑर्डर की किसको दे देगा, किसको मुहैया करवा देगा, उन ऑफेंडर्स को। अगर एक से ज़्यादा है अपराधी तो उनको सबको करवाएगा, और उनकी शॉर्टीज, अगर एक से ज़्यादा शॉर्टीज है सभी अपराधी की, उनको भी करवाएगा। एंड द प्रोबेशन ऑफिसर, और जो परिवीक्षा अधिकारी है उसको भी एक नकल दे देगा उस सुपरविजन ऑर्डर की। ये कोर्ट पर ड्यूटी बना रखी है लेजिस्लेचर ने, ये तो करना ही पड़ेगा अदालत को। अब सीधा सीधा हमारा सेक्शन 4 हो गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया। अब सेक्शन 3 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। सो कोर्ट की शक्ति, अदालत की शक्ति की वो सर्टेन किन्हीं अपराधियों को छोड़ सकती है चेतावनी के बाद, बस एक चेतावनी देने के बाद। सो बोलता है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420। तो कह रहा कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि उसने कौन सा अपराध किया है, 379, 380, 381, 404 और 420 आईपीसी का ये धोखाधड़ी वाले और चोरी वाले उसने ऑफेंस किए हैं, या फिर और कौन सा ऑफेंस किया, और एनी ऑफेंस पनिशेबल इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर्स, या कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 2 साल से ज़्यादा जेल कटवानी नहीं है उसको। तो कह रहा वो ऊपर वाले 5 ऑफेंसेस किए हैं, या ये वाले ऑफेंसेस किए हैं जिसमें उसको 2 साल से ऊपर सजा नहीं होनी, वो किए हैं। तो कह रहा है अंडर द आईपीसी, और कह रहा है इंडियन पीनल भारतीय दंड संहिता के अंदर किए हैं, और एनी अदर लॉ, या किसी और कानून के अंतर्गत किए हैं, किसी सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत जिसमें सजा दे प्रोवाइड हो। कह रहा है नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट यू, करेगा और कोई पिछली सजा उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं की है। तो सो इट्स सेइंग द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ ओपिनियन डेट, जिस अदालत ने उस व्यक्ति को, उस अपराधी को दोषी ठहराया है, उसके राय में अब यह है, यह वह मानता है, वह अदालत यह मानता है हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, की अब जो मुकदमा है, जो फौजदारी मुकदमा है, उसके हालात को मद्देनजर रखते हुए, उसके हालातों को देखते हुए उस मुकदमे की इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द केस, और उस हालातों में क्या इंक्लूड होगा, क्या उसमें देखा जाएगा, नेचर ऑफ द केस, किस श्रेणी का ये अपराध है, नेचर ऑफ द ऑफेंस किस श्रेणी का ये अपराध है, एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, की इस अपराधी का कैसा चरित्र है वो भी देखेगा। इट इज़ एक्सपीडियंट सो टू डू, और यह बिल्कुल ज़रूरी हो गया करना। देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स, तो कह रहा सब कुछ भूल जाओ जो किसी कानून में लिखा होगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। द कोर्ट में अदालत अब कर सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग, उसको सजा देने के बजाय, उससे जेल कटवाने के बजाय उस अपराधी से टू एनी पनिशमेंट, किसी भी जो उसको सजा दी है कुछ जेल कटवाने से बजाय क्या करेगी, और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन, उसको रिलीज कर देगी, उसको छोड़ देगी, किस पे, चेतावनी देकर, किसकी, कि तुम अब अच्छा व्यवहार बनाए रखना,
अंडर सेक्शन 4 जो भी सेक्शन 4 में जो हमने बताया था, और 3 साल तक के लिए छोड़ देगी। सेक्शन 3 पहले बताता है कि सेक्शन 4 में सीधा भेज रहा है, और सेक्शन 4 हमने पढ़ ही लिया पहले कि 3 साल तक के लिए इसको छोड़ देगी, और जो भी कोर्ट को उचित लगे उतने टाइम तक के लिए छोड़ देगी। पर मिनिमम 1 साल के लिए सुपरविजन ऑर्डर भी करेगी, लेकिन 3 साल तक मैक्सिमम टाइम रहेगा। उसके बाद तो उसको बुला के सजा देनी पड़ेगी, जेल कटवानी पड़ेगी। रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एंड, तो उस अपराधी को रिलीज कर देगी एक चेतावनी के बाद, फर्म वार्निंग के बाद, ठीक है। एक चेतावनी देगी कि आगे से ये मत करना, तुम अच्छे बच्चे बन के रहना, 3 साल के बाद तुम्हें बुला लेंगे और सजा कर देंगे। ये सीधा सीधा सेक्शन 3 बता रहा है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको ये बता दिया। अब सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, कह रहा है इस सेक्शन को, इस धारा को समझने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। कह रहा है प्रीवियस कन्विक्शन आप वो भी मान सकते हो, कह रहे हैं पिछली सजा आप वो भी मान सकते हो अगर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का है उसमें सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में कोई ऑर्डर मेक हुआ है, मतलब किसी व्यक्ति को पहले भी छोड़ा जा चुका है प्रोबेशन पे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, तो माना जाएगा कि उसकी वो भी प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हुई है, साबित हुई है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन हमने कर लिया 13, और सेक्शन 2 की हमने डेफिनेशन कर ली 2B। अब हम पढ़ेंगे सीधा सीधा सेक्शन 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। कह रहा है अदालत की शक्ति कि वो मांग सकता है कि जो अपराधी, जिसको हम तेरे को अपराधी हम छोड़ रहे हैं, तुम मुआवजा दो और जो कोर्ट की जो अदालत की प्रक्रिया में खर्चा हुआ है वो खर्चा भरो। तो 5 का एक सीधा सीधा बोल रहा था कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4। कह रहा जो अदालत निर्देश दे रही है कि इस अपराधी को छोड़ दिया जाए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत इस कानून के, मे इफ इट थिंग्स फिट मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे। कह रहा उसी टाइम उसी समय अदालत एक और ऑर्डर मेक कर देगी और निर्देश देगी अपराधी को कि तुम क्या करो। तो सब हेड ए 5 का सॉरी सच कंपेंसेशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस, ऐसा मुआवजा देगा अपराधी किसको, विक्टिम को, जितना भी अदालत को रीजनेबल लगे, उचित लगे, फॉर लॉस और इंजरी, कोई नुकसान हुआ है या कोई चोट लगी है किसको, कॉस्ट टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब सीधी सीधी बात है विक्टिम को जिसको चोट या कुछ हानि हुई है, इंजरी हुई है उस अपराध के कमीशन से, उस अपराध के होने से। ये सब एड कह रहा है 5 का। अब सब एड भी बोला सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। कह रहा ऐसे खर्चे जो कि अदालत के हुए हैं ये प्रक्रिया चलाने में, पूरी प्रक्रिया जो तुमने ऑफेंस किया था उसकी प्रक्रिया चलाने में, तो कह रहा कोई भी खर्चा होगा तो उसका भी मुआवजा अदालत अपराधी से भरवा लेगी। ये कह रहा 5 का 1 के सारे सब हेड्स। अब 5 का 2 सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बोल रहा था अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड विद इन सबसेक्शन 1 में भी रिकवर्ड एज अ फाइन। तो कह रहा है वही जो अमाउंट बोला गया है कि भाई कंपनसेशन देना है अपराधी को, तो कह रहा है अगर वो उसने नहीं दिया तो वो कैसे रिकवर होगा, वो रिकवर होगा एज अ फाइन, एक जुर्माने की तरह रिकवर होगा। और वो CRPC में उसके प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 386 और सेक्शन 387, 386 एंड 387 ऑफ CRPC। फिर वो फाइन की तरह, वो एक मुआवजे की तरह उससे लिया जाएगा। चैप्टर 29 ऑफ CRPC में इसके प्रोविजंस मिल जाते हैं हमें कि फाइन की तरह कैसे लिया जाएगा। ओके एंड अब 5 का 3 क्या बोलता है अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर ऑफ विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड शैल टेक इनटू अकाउंट द अमाउंट पेड और रिकवर्ड। कह रहा है कोई सेम मुकदमा, कोई सेम उस पर कोई जैसे अपराधी को सजा जो अपराधी का कोई मुकदमा चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, और कह रहा है क्रिमिनल कोर्ट ने उसको कंपनसेशन भी दिला दिया, ऑर्डर कर दी कंपनसेशन के, तो कह रहा है एक मुकदमा उसने सिविल कोर्ट में भी डाला हुआ है। अब वो सिविल कोर्ट वाला कौन सा मुकदमा हो सकता है, वो सिविल कोर्ट दीवानी मुकदमा हो सकता है लॉ ऑफ टोर्ट्स का, कि भाई पिटाई उटाई करी और सिविल कोर्ट में जाके पिटाई का खर्चा भी ले लिया। तो कह रहा है अब सिविल कोर्ट कोई भी अगर पैसे का ऑर्डर डैमेजेस के लिए कोई ऑर्डर पास करेगा ना, तो जो क्रिमिनल कोर्ट ने एज अ फाइन जो कंपनसेशन मुआवजा देने के लिए अपराधी को बोला था, तो कहता उसको सिविल कोर्ट कंसिडरेशन में लेगा और देखेगा कि क्रिमिनल कोर्ट ने भी इतने पैसे दिलाए थे, तो अब मैं उचित दर पे इसको पैसे दिलाऊं, मैं एक्सीड ना करूँ। अब दोनों को मतलब वे करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट का भी देखना पड़ेगा और सिविल कोर्ट को अपना तो देखना ही पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे नहीं दिलाएगा अब, तो ये रीजनेबल से दिलाएगा। अब सेक्शन 6 हम पढ़ते हैं जो बोलता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अब सेक्शन 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में हर स्टेट की, जिसमें भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आता है, जो बोलता है रिस्ट्रिक्शंस, कह रहा रोक है, बिल्कुल रोका हुआ है ऑन इम्प्रिजमेंट, किस पर सजा करने पर, ऑफ ऑफेंडर्स किसको, अपराधियों को अंडर जो 21 साल से कम के हैं। कह रहा बिल्कुल रोक लगाई हुई है, आप जेल तो कटवा ही नहीं सकते जो 21 साल से कम के अपराधी हैं। इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, आप पढ़ेंगे 6 का 1 जो बोलता है व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा जब कोई व्यक्ति जो 21 साल से नीचे का है इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, उसको दोषी माना जाता है कि तूने कोई अपराध किया है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट बट नोट, कह रहा है वो अपराध जेल कटवाने तक तो उसकी सज़ा तो है, बट नोट पर उसकी सज़ा क्या नहीं है, विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कह रहा उसकी सज़ा उम्र कैद नहीं है, ताउम्र कैद नहीं है, और इसमें ताउम्र कैद में डेथ की मतलब फांसी की सज़ा इम्प्लिसिट है,
इम्प्लिसिट है, इसमें ये लिख नहीं रखा पर ये इम्प्लिसिट है, दिखने को मिलता है कि फांसी की सज़ा भी नहीं होनी चाहिए वो। तो कह रहा था कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजमेंट। तो कह रहा है जिस अदालत ने वो दोषी को, उस अपराधी को दोषी ठहराया था, तो कह रहा है उसको सज़ा नहीं करेगी, उसको सेंटेंस, उसको सज़ा नहीं कटवाएगी। कब तक? अनलेस एक्सेप्शन आ गई। इट इज सेटिस्फाइड एट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। कह रहा है अगर अदालत को सेटिस्फाई, उसको संतुष्ट कर दिया जाता है कि ये मुकदमा ऐसा है, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि ये मुकदमा ऐसा है, इसके हालात ऐसे हैं कि इस श्रेणी का ऑफेंस है, इस श्रेणी का अपराध है, एंड द करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, और अपराधी का ऐसा चरित्र है, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद, कि ये उचित ही नहीं है कि इसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की तरह डील किया जाए, कि इसने तो कुछ अलग से अपराध किया है, इसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत उचित ही नहीं लगता, इसको डील कर सकते हैं। तो कोर्ट तभी उसको इम्प्रिजमेंट, उसकी पनिशमेंट, उसको सज़ा कटवाएगी, वरना नहीं कटाएगी। जनरल रूल जो इसका बता रखा है वो फॉर्मल पार्ट में बता रखा है, और अनलेस के बाद से सारी एक्सेप्शन चालू हो जाती है, इसमें कटवा सकते हैं। और बोल रहा है इट वुड नॉट बी डिजायर्ड टू डील विद सेक्शन 3 और 4 एंड इफ द कोर्ट पासिस एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ द ऑफेंडर। अब कह रहा है अगर अदालत अब कोई सज़ा पास करती है अपराधी को, तो कह रहा है इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। तो इट्स सेइंग अब वो अपने लिखित ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर से ही, अब स्पीकिंग ऑर्डर अपने रीजंस लिखेगी कि क्यों आप उसको सज़ा कर रहे हो, जब वो 21 साल से नीचे का है, जनरल रूल के आप एक्सेप्शन को क्यों यूज़ कर रहे हो आप, तो आप स्पीकिंग ऑर्डर अपने रीजंस लिखिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब 6 का 2 बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील सेक्शन 3 और 4। कह रहा है यह समझने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि क्या ये उचित रहेगा कि अपराधी को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजन के साथ डील करें। रेफर टू इन सबसेक्शन 1 जो कि सबसेक्शन 1 में बताया हुआ 6 के 1 में। तो बता रहा है द कोर्ट शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसीडर द रिपोर्ट इफ एनी एंड द अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटेड टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। तो कह रहा है कोर्ट, अदालत, प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट जो उसने तैयार की है, किस बारे में, कि अपराधी का कैसा चरित्र है, अपराधी की मेंटल स्टेट, उसकी दिमागी हालत कैसी है, उसकी फिजिकल, उसकी शारीरिक कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में जो प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी ने कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, तो कह रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेगी कोर्ट, फिर ही ऑर्डर पास करेगी। जनरल रूल तो है कि नहीं करा सकते, 21 साल से नीचे वाले बंदे को आप जेल नहीं कटवा सकते, सेक्शन 6 उस पर वो लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। लेकिन एक्सेप्शन के बाद कह रहा है कि लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजंस रिकॉर्ड करो कि आप क्यों नहीं उसको, अपराधी को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में डील करना चाहते, तो आप अपने रीजंस लिखिए, कारण लिखिए। तो अब सेक्शन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स से आ जाता है। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। कह रहा है जो रिपोर्ट रहेगी परिवीक्षा अधिकारी की, जो उसने बनाई है, किसके संदर्भ में, उस अपराधी के संदर्भ में, तो कह रहा है वो कॉन्फिडेंशियल, कह रहा है वो गुप्त रहेगी, कोई भी उसे देख नहीं सकता, बस अदालत को पता होगा, प्रोबेशन ऑफिसर को पता होगा, और कुछ हिस्सा, कुछ सब्सटेंस अगर अपराधी रिक्वेस्ट करेगा अदालत से तो उसको भी बता दी जाएगी, कुछ सब्सटेंस। तो ये बोल रहा है द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 और 4। कह रहा 4 के 2 में और 6 के 2 में जो रिपोर्ट बता रखी है, जो परिवीक्षा अधिकारी अदालत को देगा, सो कह रहा है शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंस। तो कह रहा है उसको गुप्त रखा जाएगा, उसको किसी को भी नहीं दिया जाएगा। सो प्रोवाइजो 7 का प्रोवाइजो से क्वेश्चन बन जाता है, तो बोल रहा है प्रोवाइडेड एट द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर टू द ऑफेंडर। तो कह रहा है अगर अदालत को उचित लगता है, उसकी डिस्क्रिप्शन अभी भी में है, तो उसको अदालत को उचित लगता है कि भाई मुझे इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ जो अहम चीज़ें हैं वो अपराधी को बता देनी चाहिए, क्योंकि एंड मे गिव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट। और कह रहा है अगर अपराधी यह बोलता है कि सर इस रिपोर्ट में तो यह चीज़ें झूठ लिखी गई हैं, मैं इसको साबित कर दूंगा कि ऐसी चीज़ नहीं है, और वो कुछ गवाह पेश करना चाहता है उस रिपोर्ट में किसी सब्सटेंस को खारिज करवाने के लिए, तो ऐसा वो कर सकता है, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको मौका दी जाएगा, उसको कंडेम्ड अनहर्ड नहीं किया जाएगा। ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम के रूल यहाँ लग जाते हैं, नो वन बी कंडेम्ड अनहर्ड के रूल यहाँ लग जाते हैं सेक्शन 7 के प्रोवाइजो से। ठीक है, अब सेक्शन 8 ये बोलता है कि वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। कह रहा है बदलाव हो जाएगा, थोड़े चेंजेस हो जाएंगे शर्तों में, किसके, प्रोबेशन की, परिवीक्षा की शर्तों में थोड़े बदलाव हो जाएंगे, ये सेक्शन 8 बताता है। तो बताता है ऑन इफ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एन प्रोबेशन ऑफिसर। कह रहा है अगर पत्र लगाता है, एक परिवीक्षा अधिकारी पत्र लगाता है, मतलब एप्लीकेशन लगाता है, एनी कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर। कह रहा है सेक्शन 4 में किसी अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था किसी अपराधी के विरुद्ध, किसी अपराधी के उसमें किसी संदर्भ में, इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक। कह रहा है वो कोर्ट, वो अदालत, अब अदालत का यह हित है कि अपराधी के हित में और जनता जनार्दन के हित में क्या करना चाहिए, इट इज़ एक्सपीडिएंट और नेसेसरी टू वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड। तो कह रहा है अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो कंडीशन, जो मुचलका अपराधी ने भरा था उसकी कंडीशन में बदलाव करना है। तो कह रहा है बाय एंटर्ड इनटू बाय जो मुचलके में कौन एंटर्ड हुआ था, वो अपराधी जिसने मुचलका भरा था। इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज अफेक्टेड। तो कह रहा है अब वो अदालत जिसने बॉन्ड कंडीशंस इम्प्लाई की थी और रिलीज किया था ऑफेंडर को सेक्शन 4 में, तो कह रहा है इट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड
विच द बॉन्ड इज इफेक्टिव, तो जिस भी पीरियड के दौरान वो बॉन्ड चल रहा है, वो मुचलका चल रहा है, इफेक्टिव है, वो रनिंग में है, मतलब वो 3 साल के दौरान में वो रनिंग में है, जो बताया था कि 3 साल से ज़्यादा तक वो मुचलका नहीं ले सकते। द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग कह रहा है, तो उस बॉन्ड में, उस मुचलके में या तो शर्तों को एक्सटेंड कर देंगे, बदलाव कर देंगे, मतलब कुछ शर्तें ऐड कर देंगे, या डिमिनिश, या कुछ शर्तों का कम कर देंगे। द ड्यूरेशन देयर ऑफ, या कुछ टाइम को कम कर देंगे, जो उस बॉन्ड का 3 साल का टाइम था तो उसको 1 साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे। तो कह रहा है सो हाउएवर दैट इज शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो कह रहा है पर किसी भी हालत में 3 साल तो जनरल रूल है, 3 साल से ऊपर तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, 3 साल के बाद तो बुला के सजा करनी ही पड़ेगी। एंड सेम फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, और किस डेट से, उस ओरिजिनल ऑर्डर जब से सेक्शन 4 में ओरिजिनल ऑर्डर किया था 4 के 1 में, और बाय अल्टरिंग द कंडीशंस देयर और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन, तो कह रहा है या फिर कुछ और बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा शर्तें भी डाल सकते हैं उस सेक्शन 4 के 1 में, जो प्रोबेशन ऑर्डर जो कोर्ट ने सेक्शन 4 के 1 में पास किया था उसमें। अब सेक्शन 8 का 1 का प्रोवाइजो क्या बोला प्रोवाइड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड शॉर्टी और शॉर्टी इज मेंशन इन द बॉन्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ भी ऑडियो अल्टरम पल्टरम के रूल दिखाई देने को मिल जाते हैं कि बोल रहा है कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंजमेंट का ऑर्डर बिना अपराधी को नोटिस दिए नहीं होगा, ना उसकी छोटी को भी नोटिस देना पड़ेगा, बिल्कुल से देना पड़ेगा, और उनको सुनना पड़ेगा जब भी कोई अल्टरेशन के, जो भी कोई बदलाव के ऑर्डर होंगे सेक्शन 4 वाले 1 में प्रोबेशन ऑर्डर में करना है। तो अब सेक्शन 8 का 2 बोलता है इफ़ एनी शॉर्टी रिफ्यूजेज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन, तो कह रहा है जो शॉर्टी बुलाई गई, नोटिस दिया गया, वो बुलाई कि भाई हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं इस अपराधी की, जो मुचलके पे इसको छोड़ा हुआ था, अब उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं शर्तों में। तो कह रहा है अगर शॉर्टी जिसने गारंटी दी हुई थी कि ये कुछ गड़बड़ी करेगा तो मैं आ जाऊँगा, कह रहा है अगर वो रेफ्यूज़ करती है, वो मना करती है कि मैं इन शर्तों को नहीं मानने वाला, जो आप अब एक्स्ट्रा लगा रहे हो उन शर्तों को तो मैं मान रहा था, मैंने मुचलका दिया हुआ था, अपनी गारंटी दी हुई थी, पर आप जो आप शर्त बता रहे हो उनको मैं नहीं मानने वाला। तो कह रहा है इफ एनी शॉर्टी रेफ्यूजेज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन, वही रेफ्यूज़ कर देता शॉर्टी, परपोज टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 में जो परपोज की गई थी, बताई गई थी कि ऐसे हम करने वाले हैं। द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड, तो अदालत क्या करेगा, अब अपराधी को बोलेगा कि भाई अब फ्रेश मुचलका भरो, कोई फ्रेश मुचलका भरो, तुम्हारी शॉर्टी तो पलट गई है, वो तो चली गई है, अब तुम फ्रेश मुचलका भरो। तो कह रहा है अब आगे का प्रोविजन क्या है, बोल रहा है इफ द ऑफेंडर रेफ्यूजेज, कह रहा है ऑफेंडर अपराधी जिसको छोड़ा गया था 4 के 1 में, वो मना करता, कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा अब, और फेल्स टू डू सो, यार कह रहा है जब तो बोल देता है कि भाई मैं ले आऊँगा, लेकिन बाद में विफल हो जाता है, लाता नहीं है सिक्योरिटी, फ्रेश सिक्योरिटी, तो बोला था कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी, तो कह रहा है अब अदालत उसको सजा कर देगी जिसके लिए वो गिल्टी, जिसके लिए वो दोषी ठहराया गया था, उसी अपराध के लिए उसको सजा कर देगी। अब बिल्कुल भी उसको एक मिनट की भी छूट नहीं देगी बाहर घूमने के लिए, अब उसको बिल्कुल ही परिवीक्षा पे नहीं छोड़ेगी, तुरंत कर देगी उसको अंदर। अब सेक्शन 8 का 3 बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, कह रहा सब कुछ भूल जाओ, जो अब तक पढ़ा है ये पढ़ो। द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, कह रहा जो अदालत सेक्शन 4 के अंदर ऑर्डर पास करती है 4 के 1 में, वही प्रोबेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर, किसके संदर्भ में, एक अपराधी के संदर्भ में, इफ इट सेटिस्फाई ऑन एप्लीकेशन, कह रहा अगर एक पत्र द्वारा जो प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी एक पत्र डालेगा कोर्ट में, जिस कोर्ट ने प्रोबेशन ऑर्डर जारी किया था उस कोर्ट में एक पत्र डालेगा, एप्लीकेशन डालेगा, और कहेगा दैट द कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर हैज बीन सच, कि अब जो हाव भाव में अपराधी के ऐसे हो गए हैं एज टू मेक इट अननेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, कह रहा है अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहा, वो परिवीक्षा अधिकारी अदालत में कहेगा अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहा कि अब अपराधी के ऊपर निगरानी की जरूरत है, उसका कंडक्ट, उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा हो गया है, तो आप ऐसा ऑर्डर पास कर दीजिए कि अब मैं उसकी निगरानी ना करूँ। सो ये क्या रहा है, डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, अब अदालत क्या करेगा, उस बॉन्ड्स को, उस मुचलके को खारिज कर देगा जो अपराधी ने जमा कराए थे कोर्ट में, उसको खारिज कर देगा। ये आपका सेक्शन 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। अब कह रहा है फिर क्या प्रक्रिया रहेगी उन मुकदमों में जहां अपराधी विफल हो जाता है, कोई जो शर्तें उस पर लगाई गई थी उनको ऑब्जर्व करने में, उनको कंप्लीट करने में विफल हो जाता है, उनको मतलब सक्सेसफुली उन पर खड़ा नहीं रहता है और विफल हो जाता है। तो ये सेक्शन 9 में इसके प्रोविजंस बता रखे। तो बोलता है इन द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, कह रहा सेक्शन 4 में वही प्रोविजन ऑर्डर किसी ने पास किया था, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, किसी अपराधी के संदर्भ में, और एनी कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस, और कोई भी कोर्ट जो उससे डील कर सकता। देखो एक ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 4 के 1 में, लेकिन कोई और अदालत भाई अपील भी तो जाती, वो कन्विट हो गया, अब विक्टिम पक्ष भी तो है, कंप्लेंट भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, अब सारे अपील भी तो डालेंगे। तो कह रहा है अब ये एनी कोर्ट है ना जो सेक्शन 9 के, ये एनी कोर्ट जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है फर्स्ट 2 वर्ड्स, एनी कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस, तो इसका मतलब है सीधा सीधा अपेलेट कोर्ट, अपील वाला कोर्ट। तो कह रहा अपील वाला कोर्ट भी तो उस अपराधी से निमट सकता था, उसको डील कर सकता था। भाई कन्विक्शन हुई है तो वो ऊपर जाता केस, भाई कंप्लेनेंट अब उसके ऊपर, वो विक्टिम अब ऊपर गया है, तो बोल रहा है एज रीजन टू बिलीव, कह रहा है अब उस अपीलेट कोर्ट को
कारण विश्वास करने के कारण आ गए हैं। ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, कह रहा है या तो परीक्षा अधिकारी ने या तो रिपोर्ट कोई लगाई है और अदरवाइज या किसी और व्यक्ति ने लगाई है। डेट द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, की अपराधी विफल हो गया है मुचलके की कोई भी शर्तें निभाने से, और बॉन्ड्स या जितने भी बॉन्ड्स उसने भरे हैं। तो सुपरविजन ऑर्डर में भी एक बॉन्ड भरा था, तो 2 बॉन्ड उसने पहले भरे थे। सो कह रहा है इट में इशू वारंट, तो कह रहा है वो एपेलेट कोर्ट अब इशू वारंट इशू कर देगी, उसके अरेस्ट वारंट इशू कर देगी। और कह रहा है डिस्क्रिप्शन है, इफ इट थिंक्स इट, अगर उसको उचित लगता है एपेलेट कोर्ट ऑफ इट इशू अ सम्मन, एक सम्मन्स भी इशू कर देगी। तो कह रहा है टू हिम एंड हिज शॉर्टिस, कह रहा है उसको भी और उसकी शॉर्टिस को भी। तो कह रहा है जनरल रूल है वारंट, लेकिन कह रहा है अगर डिस्क्रिप्शन है तो सम्मन्स भी बुला लेगी। तो कह रहा है सम्मन्स जब इशू होते हैं तो जो अपराधी है वो अपीयर होता है, और वारंट जब इशू होते हैं तो अपराधी को ब्रोट उसको पुलिस वाले लेके आते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें भी। सो एंड इफ एनी रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर सच टाइम, और या तो बता देगी उस सम्मन में कि तुम्हें किस टाइम पे और किस डेट को आना है, किस दिनांक को आना अदालत में, वो सम्मन में लिख देगी। अब 9 का 2 क्या बोलता है, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज ब्रॉट और अपीयर्स में इधर रिमांड इन कस्टडी, कह रहा है जिस एपेलेट कोर्ट के सामने अपराधी को लाया गया तो उसको या तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड, अंटिल जब तक कि वो मुकदमा कंप्लीट ना हो जाए। भाई मुकदमे से मतलब है एप्लीकेशन भी एक मुकदमे का रूप ले लेती है एपेलेट कोर्ट में। तो कह रहा है जब तक उस एप्लीकेशन की सुनवाई ना हो जाए ना, जब तक उसको कस्टडी में भेज देगी, जुडिशियल कस्टडी। कह रहा है और कह रहा है कहाँ गया, और इट में ग्रांट ईमेल या उसको बेल दे देगी या उसको जमानत दे देगी। ठीक है, एपेलेट कोर्ट विद और विदाउट छोटी, वही फिर छोटी या फिर विदाउट छोटी। टू अपीयर ऑन द डेट विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग, कह रहा है उस दिनांक पे आ जाना जो मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, उस डेट पर अपनी हाजिरी दे देना। अब 9 का 3 क्या बोलता है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इफ सर्टिफाइड एज हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन, कह रहा है वही एपेलेट कोर्ट अगर पूरे जो एप्लीकेशन तो पत्र लगाया कहता प्रोबेशन ऑफिसर ने या किसी अन्य व्यक्ति ने, विक्टिम ने, कंप्लेनेंट ने, तो कह रहा है उस केस को कंक्लूड कर देती है और इस लास्ट में बिल्कुल उचित सेटिस्फाई हो जाती है, बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाई हो जाती है वो एपेलेट कोर्ट कि ऑफेंडर विफल हो गया है, कोई भी ऑब्जर्वेशन उसने किसी कंडीशंस का, किसी शर्तों का उल्लंघन किया है ऑफ द बॉन्ड, उन मुचलकों का, तो इट में फोर्थ भी। तो कह रहा है एपेलेट कोर्ट क्या करेगा, तुरंत अब सब एडे सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, अब कह रहा है उस अपराधी को सेंटेंस कर देगा, सजा सुना देगा जो कि ट्रायल कोर्ट ने उसको सुनाई थी। ठीक है, अब बी कह रहा है वेयर द फेलियर फॉर फर्स्ट टाइम, कह रहा है अगर फेलियर अपराधी ने पहली बार किया है, मतलब कंडीशन जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन उसने पहली बार किया है, तो कह रहा है 50 रुपये तक का उसको मुआवजा मतलब फाइन सुना देगी। ठीक है, वो एपेलेट कोर्ट। अब 9 का 4 कह रहा है, 9 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इफ द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लोज बी ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट पेड विद इन द सेड पीरियड, कह रहा है जो 50 रुपये जो पेनल्टी लगाई थी ना, अगर वो नहीं दी अपराधी ने, जो टाइम अदालत ने फिक्स किया था, तो कह रहा है उसको फिर से अगर नहीं दी तो उसको सज़ा सुना दो, उसको जो ट्रायल कोर्ट ने उसको सज़ा दी थी उससे कटवा लो, उसको जेल में भेज दो। ये 9 का 4 बता रहा है। अब 9 का 10 बता रहा है, ये प्रोविजन है शॉर्टेज मैंने बताई थी, जो गारंटी देती है उनके प्रोविजन बता रहा है। बस अब ये बता रहा था प्रोविजन ऑफ सेक्शन जो 122, 126, 126 ए लिखे हैं ना, अब ये सारे बदल चुके हैं, इनकी जगह लिख लीजिए आप सीरियल में, द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस। अब ये धारा अब कौन सी लगेगी, अब लगेगी सीरियल वाइज बता रहा हूँ, 121, 126, 123, 124, 446, 446 कैपिटल ए, 448 और 449 लगेगी अब उसकी सीआरपीसी की। अब वो वाली, अब जो ये पुराने नंबर दे रखे ये नहीं लगेंगे, अब ये वाले नए नंबर लगेंगे। अब सेक्शन 11 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्या बोलता है, कह रहा है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन, कह रहा है वो वाली अदालत जो सक्षम है कोई ऑर्डर निकालने में इस कानून के तहत, किसमें, किसी अपील में और किसी रिवीजन में, एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील, और शक्तियाँ क्या नहीं उन अदालतों की जो सक्षम है अपील और रिवीजन में। तो ये बता रहा है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोर्ट, कह रहा है सीआरपीसी का सब कुछ भूल जाइए और एनी अदर लॉ, जो अन्य कानून में लिखा है वो भी भूल जाइए। एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, कह रहा है जो ऑर्डर बनाया गया है, जो मेड किया गया है इस कानून के तहत, मे बी मेड, तो कह रहे मे बी मेड बाय एनी कोर्ट, तो वो ऑर्डर किसी भी कोर्ट द्वारा मेड किया जा सकता है। एम्पावर टू ट्राई एंड सेंटेंस, जो ट्राई कर सकता है, जो उस अपराध को ट्राई कर सकता है और सज़ा दे सकता है उस अपराध में, द ऑफेंडर टू इम्प्रिजमेंट, उसको जेल की सज़ा दे सकता है। एंड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट, कह रहा है हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट ऑब्वियसली कर सकता है, वो तो उच्च न्यायालय है। तो कह रहा है और एनी कोर्ट व्हेन द केस कम्स बिफोर इट ऑन अपील और इन रिवीजन, कह रहा है वो कोर्ट भी कर सकते हैं, उनकी पावर्स है पूरी प्रोबेशन पे छोड़ने की और सारे उस मैटर से डील करने की, जो अपील और रिविजनल कोर्ट है। सीधा सीधा ये सेक्शन 11 ये बता रहा है। और अब सेक्शन 2 में ये बता रहा है, सब सेक्शन 2 में 11 के 2 में ये बता रहा है, जो अपील, तो इन अपीलेट कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने सज़ा कर दी थी और उसको प्रोबेशन उस पर छोड़ दिया था, गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया था। तो अब कह रहा है कि अब वो विक्टिम और वो कंप्लेनेंट कहाँ अपील फाइल करेंगे, कह रहा है वहीं पे अपील जाएगी जहाँ रेगुलर उस कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, जिस कोर्ट में आम अनुसार मतलब आम दिनों में जाती है वहीं पे अपील जाएगी। ये 11 का 2 सीधा सीधा ये कह रहा है। अब 11 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इफ़ एनी केस
वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, कह रहा किसी कोई भी मुकदमा ऐसा पाया जाता है कि 21 साल से कम के बंदे ने, व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो दोषी पाया गया उस अपराध का, एंड द कोर्ट बाय विच इज फाउंड डिक्लाइंस टू डील विद सेक्शन 3 और सेक्शन 4, और कह रहा जिस अदालत ने उसको गिल्टी पाया, दोषी पाया है, वो उसको बिल्कुल मना कर देती कि मैं तेरे को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजन जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है उसके तहत डील नहीं कर सकती, एंड पासिस अगेंस्ट हिम एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, और कह रहा है उसको साइड में 3-4 को साइड में करते हुए उस अपराधी को एक सज़ा, उस अपराधी पे एक सज़ा पास कर देती है, और बोलता है विच नो अपील लाइज और नो अपील प्रेफर्ड, और कह रहा है और ऐसी सज़ा पास करती है कि ना तो कोई अपील उसकी सज़ा की है, या तो है भी तो उसने अपराधी ने प्रेफर नहीं किया, तो बोलता है डन नोट विच एनीथिंग इन द कोर्ट, तो कह रहा है जो सीआरपीसी में दिया ना उसको सब कुछ भूल जाओ, फिर ये पढ़ो, और एनी अदर लो और दूसरे लो में भूल जाओ, द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेज फॉर्मर कोर्ट में ईदर ऑफ द ओन मोशंस और एन एप्लीकेशन मेड टू अ कन्विक्टेड पर्सन और द प्रोबेशन ऑफिस कॉल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्ट, तो कह रहा है कन्विक्शन, जो कन्विक्शन कर दी उसने 3-4 को ट्रायल कोर्ट ने नकारा कर दिया, साइड में कर दिया, और कन्विक्शन कर दिया अक्यूज पर्सन को, सो मेनली या तो एप्लीकेशन है, या तो जो अपीलेट कोर्ट है ना वो तो सो मोटू या तो खुद से, या फिर जो वो है परीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर है या तो वो, या फिर कन्विक्टेड पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा, उस एपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, और क्या करेगा वो एपीलेट कोर्ट उसके जो ट्रायल कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसके रिकॉर्ड मंगवा लेगा और उनकी परीक्षा करेगा, एग्जामिन करेगा कि ऐसे ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 को क्यों भाई सेटिस्फाइड किया और इसको क्यों सजा दी, सीधा सीधा आपका ये बता रहा है सेक्शन 11 का 3। अब सेक्शन 11 का 4 बता रहा है व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर द एपीलेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ रिवीजन मे सेटिस्फाई सच ऑर्डर इन ल्यू देयर ऑफ पास सेंटेंस, कह रहा है अगर ऑर्डर पास भी हुआ था ना, ये विक्टिम के प्रोविजन बता रहा है 11 का 4, कह रहा है अगर ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास भी कर दिया था 3 और 4 का, तो कह रहा है अगर विक्टिम और कंप्लेनेंट अपीलेट कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो कह रहा है उस ऑर्डर को ये अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड भी कर सकता है कि भाई क्यों अपराधी को छोड़ा, हम तो नहीं छोड़ने देंगे, तो इसलिए विक्टिम भी अपीलेट कोर्ट में जा सकता है, और अगर ऑर्डर पास हुआ था रिलीज करने के लिए प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे, तो कह रहा है विक्टिम भी अपीलेट कोर्ट का दरवाजे खटखटा सकता है और वो कह सकता है कि अब ऑर्डर कैंसिल करिए, तो अपीलेट कोर्ट की पूरी पावर है और रिविजनल कोर्ट की कि वो उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दे, ये सेक्शन 11 कह रहा है। अब सेक्शन 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजन ऑफ गुड इसका ऑफेंडर एक्ट का छोड़ दीजिए उसे, सेक्शन 13 हमारा हो ही गया था, हमने स्टार्टिंग में कर लिया था प्रोबेशन ऑफिसर। अब सेक्शन 14 बोल रहा है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, कह रहा है ड्यूटीज क्या प्रोबेशन ऑफिसर की, मोटी मोटी 3 ड्यूटीज है प्रोबेशन ऑफिसर की, परीक्षा अधिकारी क्या है, इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ एनी कोर्ट, कह रहा है जो अगर किसी अदालत ने निर्देश दे दिए ना कि भाई इंक्वायरी करो, जांच पड़ताल करो, किस चीज़ की, कि भाई अपराधी के हालात क्या है, अपराधी के घर की हालात क्या है, और भाई कोर्ट को आप मतलब कोर्ट की हेल्प करिए कि इसकी रिपोर्ट जानने में, इस अपराधी के अंदर तक इसको पूरी डिटेल जानने में, इस अपराधी के बारे में भी कह रहा है सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन्स अंडर सुपर, कह रहा है परिवीक्षा अधिकारी निगरानी रखेगा उन अपराधियों पर, और उनके लिए जब भी जरूरी होगी तो एक नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट उनके लिए कामकाज भी ढूंढ के देगा, ये प्रोबेशन ऑफिसर की परिवीक्षा अधिकारी की ड्यूटी है। अब सब एड सी ऑफ सेक्शन 14 बोल रहा है एडवाइस एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कह रहा है जो सेक्शन 6 में जो सेक्शन 5 में कंपनसेशन भुगतान करवा रहा था ना कोर्ट, तो कह रहा है उसके बारे में एडवाइस भी करेगा उसको अपराधियों को कि भाई ये भुगतान कैसे करना, और ये कोस्ट जो कोर्ट ने आपको अदालत ने आपको कोस्ट लगाई ये कैसे देनी है। और भाई अब कह रहा है डी कह रहा है एडवाइस एंड असिस्ट इन सच केसेज इन सच मैनर्स में, कह रहा है जैसे भी केस हो, जैसे भी हालात हो, एडवाइस करेगा, एडवाइस देना और असिस्ट करना प्रोबेशन ऑफिसर परिवीक्षा अधिकारी का काम है, उसका यही काम काज है। अब सेक्शन 14 का ई क्या बोल रहा परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, अब ये रैंडम, अब ये रेजुडरी प्रोविजन दे दिया, कोई कह रहा कोई और भी दायित्व कह रहा वो भी परफॉर्म करेगा जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। अब सेक्शन 15 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बोल रहा है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट की परीक्षा अधिकारी सरकारी कर्मचारी रहेंगे, जो सेक्शन 21 आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है ना, जिसमें 12 क्लोसेज ऐड है, तो कह रहा है परीक्षा अधिकारी सरकारी कर्मचारी रहेंगे, जो 21 आईपीसी की डेफिनेशन उसमें इसको भी पढ़ लेना और इसको तहत मान के चलना। अब सेक्शन 16 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कह रहा है सुरक्षा रहेगी अगर कोई आपने कार्रवाई कर दी है और अच्छे विश्वास से करी है, तो कह रहा है नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और एनी प्रोबेशन ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस एक्ट रिस्पेक्टिंग एनीथिंग विच इज इन डन इन गुड फेथ, कह रहा है कोई भी अगर गुड फेथ में अच्छे विश्वास के साथ राज्य सरकार ने परीक्षा अधिकारी ने या कोई अन्य ऑफिसर ने कर दिया है ना किसी अपराधी को लेकर कोई गुड फेथ में, या भाई इसको छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना था, मतलब कुछ गुड फेथ में किया है, तो कह रहा है उन पे कोई भी दीवानी मुकदमा या फौजदारी मुकदमा कोई भी नहीं डाल सकता, उनको फुल प्रोटेक्शन है, सेक्शन 16 ने उनको बचाया हुआ है। अब सेक्शन 17 कह रहा है पावर टू मेक रूल्स, कह रहा है रूल्स कौन बनाएगा अब इस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के, तो बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेगी, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार केंद्र सरकार का अप्रूवल लेगी और उसके तहत ही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में अपने राज्य में रूल्स बनाएगी, ये सेक्शन 17 कहता है।
अब सीधा सीधा हमें सेक्शन 19 पढ़ना है। बोलता है सेक्शन 19 बोलता है जो इसका सेक्शन जो बोलता है कि सेक्शन 360, अब ये 562 562 की जगह 360 हो गया। बोलता है जो सेक्शन 360 है सीआरपीसी का वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा इन केसेस में जो जहाँ पे ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जिन राज्य में लग जाएगा। तो बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, कह रहा है 16-17 सीआरपीसी और सेक्शन 360 जिन राज्य में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लग गया ना उस राज्य में ये सेक्शन 360 सीआरपीसी बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।